हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में पक्सिनिया टॉपिक स्टार्ट किया था। पक्सिनिया फंजाई के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पक्सिनिया की हिस्ट्री के बारे में, सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में अपन लोगों ने स्टडी कर ली थी और आज अपने स्टार्ट करेंगे पक्सिनिया की लाइफ साइकिल। इसकी जो जीवन अवधि है उसको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पक्सिनिया है यह क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या है, फूड न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो पक्सिनिया है वह गेहूं के और बारबेरी दोनों प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट के रूप में मिलता है और बदले में फूड न्यूट्रिशन को तो एब्जॉर्ब करता है और बदले में प्लांट बॉडी को क्या गिफ्ट देता है, डिजीज, रोग पैदा करने का काम करता है। और पक्सिनिया के कारण गेहूं के अंदर जो रोग पैदा होता है वो है काला कीट या ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों पक्सिनिया क्या है, हेट्रोसियस है, भिन्न लिंगाश्रयी है। इसका मतलब क्या है, हेट्रोसियस का मतलब क्या है, इसको अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग परपोषियों की आवश्यकता होती है। प्रथम जो होता है वो व्हीट होता है, गेहूं होता है। सेकंड जो होता है वो बारबेरी होता है। तो दोनों पर अलग अलग ये क्या करता है, अपना जीवन यापन कंप्लीट करता है। तो बच्चों, पक्सिनिया के अंदर क्योंकि ये क्या है, मैक्रोसाइक्लिक दीर्घ चक्रीय, इसका जो लाइफ साइकिल है वह काफ़ी लंबा है और दो परपोषियों के ऊपर यह जीवन चक्र अपना कंप्लीट करता है। फर्स्ट मैंने बताया गेहूं और सेकंड मैंने बताया बारबेरी। ठीक है, और पक्सिनिया जो है, पक्सिनिया की लाइफ साइकिल के अंदर चार अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। चार अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। चार प्रकार के कौन कौन से थे, जैसा प्रीवियस लेक्चर में आप देखना, उनमें मैंने आपको बताया था कि पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के अंदर चार प्रकार के जो स्पोर्स हैं, जिनमें सबसे पहला यूरिडोस्पोर्स, उसके बाद फिर टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर। ये चार प्रकार के अलग अलग जो बीजाणुओं का इसकी जीवन चक्र में, जीवन अवधि के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ गेहूं के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ बारबेरी के पौधे पे मिलते हैं और कुछ मिट्टी में मिलते हैं। तो इनको एक एक करके अपने स्टडी करेंगे। यहाँ आज आपके सामने पक्सिनिया के केवल दो ही स्पोर्स, कौन से, यूरिडोस्पोर्स और टेल्यूटोस्पोर, जिसको टीलियोस्पोर भी बोलते हैं। टेल्यूटो या टीलियोस्पोर भी बोलते हैं, यूरिडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर या टीलियल स्टेज भी इसको बोलते हैं। इसको आज अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपने बात करते हैं यूरिडोस्पोर की। यूरिडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर या टीलियल स्टेज, ये दोनों जो स्पोर हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये गेहूं के पौधे के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यूरिडोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे। यूरिडोस्पोर है, यह यूरिडियल स्टेज भी कहलाती है या इसको सेकंड स्टेज भी बोलते हैं। बच्चों, यूरिडोस्पोर या यूरिडियल स्टेज या सेकंड स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, एसियल स्टेज। इसमें सबसे आखिर में पढ़ेंगे एसियल स्टेज, जो कि प्रथम अवस्था कहलाती है, फर्स्ट स्टेज कहलाती है। और जो एसियोस्पोर है, एसियोस्पोर ही किसको जर्मिनेट करते हैं, किसका ओरिजिन करते हैं, यूरिडोस्पोर का ओरिजिन करते हैं। या यूरिडोस्पोर की जो उत्पत्ति है वो एसियोस्पोर के द्वारा होती है, एसियोस्पोर से ही होती है। ठीक है, तो इसलिए एसियोस्पोर आपकी फर्स्ट स्टेज है और यूरिडोस्पोर आपकी सेकंड स्टेज है और टेल्यूटोस्पोर या टीलियोस्पोर या टीलियल स्टेज आपकी थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यूरिडोस्पोर्स के बारे में देखेंगे। तो यूरिडोस्पोर का ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, एसियल स्टेज से। जो एसियोस्पोर हैं वे हवा के माध्यम से उड़ते हुए बारबेरी, क्योंकि एसियल स्टेज कहाँ मिलती है, बारबेरी के पौधे पे, और बारबेरी के पौधे पे वे मैच्योर होकर हवा के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की जो एजेंसी है जैसे इंसेक्ट्स, कीट, इनके माध्यम से ये क्या करती हैं, गेहूं की पत्तियों के ऊपर पहुंच जाती हैं या गेहूं की फसल के ऊपर पहुंचकर उसको उसमें संक्रमण फैलाने का काम करती है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो एसियोस्पोर हैं
जो कि एसियोस्पोर हैं, हवा के माध्यम से गेहूं की पत्ती के ऊपर पहुंच जाते हैं। और गेहूं की जो पत्ती, जो लीव्स होती हैं, आपको मालूम है लीव्स और उसकी जो स्टेम है, अनेक छोटे छोटे प्रकार के स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। उन्हीं रंध्रों के माध्यम से ये प्लांट बॉडी के अंदर एंट्री करती है, प्रवेश करती है। तो जो जो एसियोस्पोर हैं वे जर्मिनेट होकर क्या करते हैं, यूरिडोस्पोर की उत्पत्ति करते हैं। कैसे करते हैं कि जो एसियोस्पोर हैं, पत्तियों के ऊपर जो रंध्र हैं, अनुकूल परिस्थितियों में पत्ती के ऊपर पहुंच जाते हैं और संक्रमण फैलाने का काम करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, उनमें जर्मिनेशन होता है। एसियोस्पोर में अंकुरन होता है, जर्मिनेशन होता है, और वह जर्म ट्यूब जो पत्ती के ऊपर जो स्टोमेटा हैं, रंध्र हैं, उनके माध्यम से पत्ती के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस, अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और सेल्स के बीच में जो अवकाश मिलता है वह क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखो, ये पत्ती का डायग्राम है, ये एक लीफ का डायग्राम है, ये इसकी एपिडर्मिस है, ठीक है। तो लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होती हैं, उनके बीच में क्या है, अवकाश मिलता है। कोशिकाओं के बीच में मिलने वाला अवकाश, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज इंटरसेलुलर स्पेस। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, कुछ सेल्स के बीच में जो अवकाश है, यहाँ पर इसका जो माइसीलियम है वो ग्रोथ करता है। अब यहाँ पर जो माइसीलियम होगा वो किस प्रकार का होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। तो बच्चों मैंने बताया था कि वीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर पक्सिनिया का कौन सा माइसीलियम मिलेगा, सेकेंडरी माइसीलियम मिलेगा। सेकेंडरी माइसीलियम का मतलब क्या है, प्रत्येक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, द्विकेंद्र की डाइकैरियोटिक स्टेज। पक्सिनिया की डाइकैरियोटिक स्टेज किसके ऊपर मिलती है, गेहूं के ऊपर मिलती है, जिसको द्वितीयक कवक जाल सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम की उत्पत्ति कहां से होती है, यूरिडोस्पोर से भी हो सकती है, और कहां से होती है, एसियोस्पोर से भी हो सकती है। तो धीरे धीरे जो एपिडर्मिस, लीफ की जो एपिडर्मिस है, उसके नीचे जो टिश्यू, उसके अंदर जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पर जो सेकेंडरी माइसीलियम है, अत्यधिक शाखित वेल ब्रांच खूब ये क्या है, ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, एक मास, एक सहंती बन जाती है। अब जो सेकेंडरी माइसीलियम के जो अग्र सिरे हैं वे ऊपर की तरफ उठकर अगर जो सिरे हैं वे फूल जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये सेल्स हैं, बीच में सेकेंडरी माइसीलियम है, द्वितीयक कवक जाल है, अत्यधिक शाखित हो चुका है, और इनके अग्र सिरे क्या करते हैं, फूलकर यूरिडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यूरिडोस्पोर के लक्षण देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं। तो यूरिडोस्पोर्स सबसे पहले किसके ऊपर मिलते हैं, वीट के ऊपर मिलते हैं, गेहूं के ऊपर मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। यूरिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड, बाई का मतलब होता है 2, द्विकेंद्र की। ये देखो, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, और अंदर जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या कितनी होती है, 2। इसलिए 2 क्यों है, क्योंकि माइसीलियम भी यहाँ कैसा है, बाई न्यूक्लिएट। तो यूरिडोस्पोर, इस प्रकार के माइसीलियम से जो यूरिडोस्पोर बनेंगे वो भी कैसे होंगे, द्विकेंद्र की, लेकिन कोशिका एक, यूनिसेलुलर। ओके, ये बात ध्यान रखना, दोनों न्यूक्लियस के बीच में किसी भी प्रकार का पट नहीं है, किसी भी प्रकार का सेप्टा नहीं है, ठीक है। तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, ये लक्षण किसका है, यूरिडोस्पोर का है। और ये यूरिडोस्पोर्स हैं, ये क्या है, ग्रुप में इनका ओरिजिन होता है, ग्रुप में इनकी उत्पत्ति होती है, समूह में होती है, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, यहां मैंने लिख रखा है ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर्स, क्या कहलाता है, यूरिडोसोर्स। इनकी संख्या 40,000 से लेकर 4 लाख तक हो सकती है, 40,000 से लेकर 4 लाख तक हो सकती हैं। और रेड इन कलर, ये कैसे होते हैं, लगभग रेड इन कलर, लाल रंग के होते हैं। और डबल कोट, अगर अपने यूरिडोस्पोर को देखें तो बच्चों इनके ऊपर इसको बोलते हैं
डबल कोट यानी दोहरी भित्ति का आवरण होता है। जो सबसे बाहर वाली जो भित्ति होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो कैसी होती है? थिक और येलो कलर की होती है, उसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन के जस्ट नीचे जो इंटाइन होती है, जिसको अंतःचोल बोलते हैं, ये कैसी होती हैं? थिन होती हैं और कलरलेस, रंगहीन होती हैं और लचीली होती हैं, लचकदार होती हैं। तो इस प्रकार यूरिडोस्पोर के ऊपर डबल कोट, दोहरी झिल्ली मिलती है। बाहरी झिल्ली जो मोटी होती है वो क्या कहलाती है? एक्साइन। और एक्साइन के अंदर जो अंदर वाली आंतरिक जो भित्ति होती है वो थिन होती है, कलरलेस होती है और इंटाइन कहलाती है। और यही जो इंटाइन है ये क्या है? जर्म ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है। और एक्साइन कैसी होती है? सख्त होती है और ये फट जाती है, कट फट जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है। अब बच्चों क्या होगा? यही यूरिडोस्पोर्स मैच्योर होकर, ठीक है, इनमें यहां पर देखो 4 जर्म पोर, प्रत्येक यूरिडोस्पोर के अंदर 4 जर्म पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर का मतलब जनन रंध्र, जनन छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों से जो एक्साइन है, जो आंतरिक भित्ति है, जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी और वापिस क्या करेगी? लीव्स के अंदर जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उनके सेल्स के जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पर द्वितीयक कवक जाल को दोबारा बनाने का काम करती है। तो 3 से 4 हफ्तों के बीच में, ठीक है, जो वीट की फसल है, जब इसका अटैक होता है, अटैक होने के 3 से 4 हफ्तों के बीच में यूरिडोस्पोर्स की एक नई पीढ़ी को ये पैदा कर देते हैं। ठीक है। तो यूरिडोस्पोर्स से वापिस यूरिडोस्पोर्स बनते हैं और खुद यूरिडोस्पोर्स कहां से बन रहे हैं? एसियोस्पोर्स से। तो यूरिडोस्पोर्स एसियोस्पोर्स से भी बन रहे हैं और वापिस यूरिडोस्पोर से भी बन रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों यूरिडोस्पोर के बाद फिर कौन सी स्टेज आती है? टीलियल स्टेज। टेल्यूटोस्पोर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल्यूटोस्पोर भी इसको बोलते हैं, टेल्यूटोस्पोर। ठीक है। टेल्यूटोस्पोर, अब ये टेल्यूटोस्पोर है जो कि 3rd स्टेज है। ये 2nd स्टेज थी, ये 3rd स्टेज है। बच्चों यही जो स्टेज है, जो यूरिडोस्पोर है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टेल्यूटोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है, गेहूं की फसल मैच्योर होती जाती है, तो मैच्योर होने के साथ जो यूरिडोस्पोर है उनकी संख्या कम होने लग जाती है और धीरे धीरे जब यूरिडोस्पोर की संख्या घटती जाती है तो टेल्यूटोस्पोर की संख्या बढ़ती जाती है। यानी जो यूरिडोस्पोर है वो टेल्यूटोस्पोर के अंदर चेंज हो जाते हैं। बच्चों यहां पर एक मैच्योर टेल्यूटोस्पोर की स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये टेल्यूटोस्पोर की स्ट्रक्चर है, इसको जूम करके अगर देखें, लेकिन इसके नीचे जो डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, लीफ की स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है, लीफ, ये एपिडर्मिस और ये टिश्यू, तो सेम हुई जो डायग्राम है वो आप इसके नीचे बनाओगे। लेकिन मैंने जूम करके सिर्फ टेल्यूटोस्पोर को ही यहां पर बनाया है। ठीक है। ये पूरा डायग्राम बनाओगे, डिफरेंस इतना है कि टेल्यूटोस्पोर और यूरिडोस्पोर की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अभी अपने इसको स्टडी कर लेंगे। तो टेल्यूटोस्पोर के बारे में देखें तो टेल्यूटोस्पोर, जिसको टीलियल स्टेज भी बोलते हैं, 3rd स्टेज भी बोलते हैं, ये भी बच्चों गेहूं के ऊपर पाई जाती है। गेहूं के पौधे के ऊपर, वीट के प्लांट के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है। और ये कैसी होती हैं? स्टॉक वृंतयुक्त होती है। इसमें भी वृंतयुक्त स्ट्रक्चर है, ये देखो लंबा स्टॉक वृंतयुक्त स्ट्रक्चर है, और इसमें भी ये स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, वृंतयुक्त स्ट्रक्चर है। और कैसी होती है? बाइसेल्ड। बाइसेल्ड का मतलब क्या है कि यूरिडोस्पोर के अंदर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस थे और यहां पर क्या होता है कि 2 सेल्स यानी बीच में सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है, पट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ये 1st और ये 2nd, और दोनों ही सेल्स के अंदर 2-2 न्यूक्लियाई मिलते हैं, 2-2 केंद्रक मिलते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो टेल्यूटोस्पोर है वह कैसा होता है? बाइसेल्ड, द्विकेंद्रकी होता है और प्रत्येक सेल के अंदर 2-2 न्यूक्लियाई मिलते हैं और दोनों ही न्यूक्लियाई अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, एक पॉजिटिव एक माइनस, एक पॉजिटिव एक माइनस। यहां भी क्या था? एक पॉजिटिव एक माइनस, लेकिन यहां पर कोशिका की संख्या 1 थी, यहां पर कोशिका की संख्या 2 है। ठीक है। अब बच्चों यहां पर ब्लैक इन कलर, जो टेल्यूटोस्पोर हैं वे ब्लैक इन कलर
काले कलर के होते हैं, ठीक है। और 2 जर्मपोर, अब इसके अंदर 2 जर्मपोर होते हैं और यूरिडो के अंदर मैंने बताया था 4 होते हैं, लेकिन टेल्यूटो के अंदर 2 जर्मपोर होते हैं। 2 जर्मपोर कहाँ होंगे? ऊपर वाली जो सेल है उसके बिल्कुल टिप पर, और नीचे वाली जो सेल है जो सेप्टा होता है यहाँ पर। तो ये क्या है? 2 जर्म पोर हैं और यहीं से जर्म ट्यूब्स निकलेंगी। जर्म ट्यूब्स के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ये है। ग्रुप ऑफ टीलियोस्पोर, ये जो टीलियोस्पोर हैं ये भी ग्रुप में बनते हैं, समूह में बनते हैं। तो ग्रुप ऑफ टीलियोस्पोर, ये टीलियोस्पोर का जो समूह है वो टीलियोसोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टीलियोसोर्स कहलाता है, ठीक है। और अब बच्चों इसमें क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस एंड मियोसिस। इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो यूरिडोस्पोर थे वे रेड इन कलर, लाल कलर के होते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो ये लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर दबाव उत्पन्न करते हैं और धीरे धीरे एपिडर्मिस को ये रप्चर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको लाल किट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन टेल्यूटोस्पोर आल्सो ब्लैक इन कलर, काले कलर के होते हैं, ठीक है। तो इनके जो लक्षण दिखाई देंगे पत्ती के ऊपर वो काले कलर के होंगे, इसलिए इसको काला किट रोग भी बोलते हैं। और ये भी क्या करते हैं? सेम एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं, क्योंकि अंदर प्रेशर धीरे धीरे इनका बढ़ता जाता है, धीरे धीरे ये बाहर की तरफ निकल आते हैं। अब बच्चों ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं ये रेस्टिंग स्टेज है, ये रेस्टिंग स्टेज है। दोनों जो न्यूक्लियाई हैं, केंद्रक हैं, ये आपस में मिल जाते हैं, संयोजन हो जाता है, जिनको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक लयन। दोनों केंद्रकों का लयन हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद फिर क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। वापिस इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और जो डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस था उसमें मियोसिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई पॉजिटिव स्ट्रेन के, 2 न्यूक्लियाई नेगेटिव स्ट्रेन के। कहने का मतलब 2 माइनस न्यूक्लियाई और 2 ही प्लस न्यूक्लियाई। और ये जो माइनस और प्लस जो न्यूक्लियाई हैं, केंद्रक हैं, ये किनको जन्म देंगे? बेसिडियोस्पोर को जन्म देंगे। दोनों न्यूक्लियस का आपस में क्या होगा? लयन होगा, फ्यूजन होगा। तो क्या होगा? डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे। अब उसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 प्रकार के जो न्यूक्लियस बनेंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और जब ये जर्मिनेट होंगे तो बेसिडियोस्पोर को ये पैदा करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों पक्सिनिया के अंदर आपने देखा सबसे पहले यूरिडोस्पोर्स, और यूरिडोस्पोर्स ही टीलियोस्पोर को जर्मिनेट करती है और टीलियोस्पोर्स ही बेसिडियोस्पोर को वापिस क्या करते हैं? इसकी उत्पत्ति करते हैं। धीरे धीरे यूं कहें कि इसमें ये कन्वर्ट होते जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और एसियोस्पोर। और जो एसियोस्पोर जो कि इसकी आखिरी स्टेज है, जिसको फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं, एसियोस्पोर वापिस किसको ओरिजिन कर देगी? यूरिडोस्पोर की उत्पत्ति कर देगी।